नमस्कार। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में भारतीय राजव्यवस्था मतलब पॉलिटी एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और उसमें भी न्यायपालिका, खासकर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को समझना तो मतलब बहुत ही जरूरी हो जाता है। हाँ, उसके बिना तो बात अधूरी है। तो आज हम इसी पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, इसकी शक्तियां क्या हैं और हमारे लोकतंत्र में इसकी भूमिका क्या है। हाँ, ये जानना सबके लिए, खासकर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। हम इसकी बनावट मतलब स्ट्रक्चर, जजों की नियुक्ति, उनकी क्वालिफिकेशंस, कार्यकाल और उनको हटाने की प्रक्रिया, इन सब पर बात करेंगे। और हाँ, उसका जो विशाल अधिकार क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन और जो शक्तियां हैं, वो भी। और ये भी कि संविधान कैसे उसकी आज़ादी, उसकी इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करता है। हाँ, और एक सवाल जो अक्सर आता है कि भारत की न्यायपालिका अमेरिका से अलग कैसे है। जैसे भारत में इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अमेरिका में दोहरी। हाँ, इस पे भी बात करेंगे कि ये अंतर क्यों है और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था अमेरिका से अलग है, एकीकृत है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि भारत में एक ही जुडिशियल सिस्टम है जो ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट्स और फिर उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह। अच्छा। और यही पूरा सिस्टम केंद्र के कानूनों को भी लागू करता है और राज्यों के कानूनों को भी। अमेरिका जैसा नहीं कि फेडरल लॉज के लिए अलग कोर्ट्स और स्टेट लॉज के लिए अलग। हाँ, अमेरिका में वो दोहरी व्यवस्था है। तो ये हमने कहाँ से लिया, ये एकीकृत मॉडल? ये मॉडल हमने काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। ये हमारे जैसे देश के लिए जहां इतनी विविधता है, ज्यादा उपयुक्त माना गया। ठीक है। और संविधान में कहाँ जिक्र है इसका? संविधान का भाग वी है, उसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का संगठन, उसकी आजादी, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रियाएं, इन सब पर विस्तार से बताया गया है। अच्छा। हाँ, हालांकि ये भी है कि संसद जरूरत पड़ने पर इनको रेगुलेट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, मतलब औपचारिक शुरुआत? इसकी औपचारिक शुरुआत हुई 28 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने के ठीक बाद? हाँ, बिल्कुल। इसने भारत के फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह ली, जो 1935 के एक्ट के तहत बना था। लेकिन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र उस फेडरल कोर्ट से ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये दिलचस्प बात है। इसका अधिकार क्षेत्र काफी व्यापक है, क्योंकि इसने अपील सुनने के मामले में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह भी ले ली। ओह। हाँ, जो पहले सबसे ऊंची अपील की अदालत होती थी। बिल्कुल। तो अब भारत में अपील की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट ही है। और इसमें जज कितने होते हैं? इसकी संरचना कैसी है? 34। ये संख्या बदली है क्या हाल में? हाँ, 2019 में ही केंद्र सरकार ने जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की थी। अच्छा। और शुरू में कितने थे? शुरू में 1950 में तो सिर्फ 8 जज थे, एक सीजेआई और 7 अन्य जज। फिर जैसे जैसे काम बढ़ा, संसद ने समय समय पर यह संख्या बढ़ाई है। ठीक है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये कैसे होता है? हाँ, ये प्रक्रिया काफी अहम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति? हाँ, अब इसमें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों से सलाह मशवरा करते हैं जिनसे वो जरूरी समझें। अच्छा, जिनसे जरूरी समझें। हाँ, और बाकी जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सीजेआई से तो सलाह लेते ही हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दूसरे जजों से भी सलाह ले सकते हैं जिनसे वो चाहें। इसमें सीजेआई की सलाह अनिवार्य है क्या? हाँ, मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति करनी है तो सीजेआई से सलाह लेना अनिवार्य है। ये बात महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो शब्द है सलाह या कंसल्टेशन, इसी पर तो सारा विवाद और व्याख्याएं टिकी हैं। ये एस्पिरेंट्स के लिए समझना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। इसी शब्द की व्याख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामले हुए हैं जिन्हें जजेस केसेस के नाम से जाना जाता है। हाँ, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जजेस केसेस। बिल्कुल। तो फर्स्ट जजेस केस 1982 में कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब सहमति, कॉन्करेंस नहीं है, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है। मतलब राष्ट्रपति पर सीजेआई की सलाह बाध्यकारी नहीं है। यानी कार्यपालिका की भूमिका थोड़ी ज्यादा हो गई। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर सेकंड जजेस केस 1993 आया और इसमें कोर्ट ने अपना पिछला फैसला पलट दिया। अच्छा, क्या कहा इस बार? इस बार कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब सहमति ही है, कंकरेंस। यानी
जजों की नियुक्ति में सीजेआई की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। तो यहाँ से न्यायपालिका की भूमिका मजबूत हुई। हाँ, और यहीं से कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीजेआई ये सलाह अकेले नहीं देंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जजों से सलाह करने के बाद ही देंगे। 2 सीनियर जज? फिर थर्ड जज इस केस में क्या हुआ? थर्ड जजेस केस 1998 में कोर्ट ने इस कोलेजियम को और बड़ा कर दिया। कहा गया कि सीजेआई को अकेले नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजों के कोलेजियम से सलाह करनी होगी। 4 सीनियर जज? हाँ, और ये भी कहा कि अगर इन 4 में से 2 जज भी किसी नाम पर सहमत नहीं हैं, तो सीजेआई उस नाम की सिफारिश सरकार को नहीं भेजेंगे। अच्छा, मतलब कोलेजियम की सहमति ज्यादा जरूरी हो गई। बिल्कुल। और ये भी साफ किया कि अगर ये प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई तो सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगी। तो ये कॉलेजियम सिस्टम इस तरह से स्थापित हुआ, लेकिन सरकार ने इसे बदलने की कोशिश भी की थी, एनजेएसी लाकर। हाँ, 2014 में 99वां संविधान संशोधन हुआ और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट बना। इसका मकसद था कॉलेजियम की जगह एक नया आयोग बनाना, जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के लोग हों। लेकिन वो तो चला नहीं। 2015 में 4 जजेस केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान और एनजेएसी एक्ट दोनों को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। किस आधार पर? कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसलिए आज भी नियुक्तियां पुरानी कॉलेजियम प्रणाली से ही होती हैं। ये पूरी कहानी, ये जजेस केसेस और एनजेएसी का मामला परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस काम करते हैं हमारे सिस्टम में। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति की। क्या इसके लिए कोई खास नियम है? देखिए, एक लंबे समय तक 1950 से 1973 तक एक परंपरा, कन्वेंशन बन गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होते थे उन्हीं को सीजेआई बनाया जाता था। सीनियरिटी प्रिंसिपल। हाँ, लेकिन 1973 में ये परंपरा टूटी। जस्टिस एएन रे को 3 सीनियर जजों से ऊपर सीजेआई बना दिया गया। हाँ, उस समय काफी विवाद हुआ था। बिल्कुल। और फिर 1977 में दोबारा ऐसा हुआ जब जस्टिस एमयू बेग को तत्कालीन सबसे सीनियर जज से ऊपर नियुक्त किया गया। तो क्या ये सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया था? उस समय ऐसा लगा, लेकिन फिर सेकंड जजेस केस 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी स्थिति साफ कर दी। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। सीनियरिटी प्रिंसिपल को एक तरह से स्थापित कर दिया। अच्छा, तो अब आमतौर पर यही होता है? हाँ, तब से आमतौर पर इसी सिद्धांत का पालन होता रहा है। ठीक है। अब जजों की योग्यता, शपथ, वेतन, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया, इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? संविधान के अनुसार 3 मुख्य बातें हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। कम से कम 5 साल किसी हाईकोर्ट में जज रहे हों, या कई हाईकोर्ट में मिलाकर 5 साल। हाँ, या कम से कम 10 साल किसी हाईकोर्ट में वकील रहे हों, या कई हाईकोर्ट में मिलाकर 10 साल। बिल्कुल। या फिर राष्ट्रपति की राय में एक जाने माने विधिवेत्ता हों, मतलब डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये तीसरी वाली शर्त दिलचस्प है। क्या इस आधार पर कोई नियुक्ति हुई है? हाँ, ये प्रावधान है, लेकिन आज तक किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को सीधे बार से या अकादमी से जज नहीं बनाया गया है। ज्यादातर नियुक्तियां पहली 2 शर्तों के आधार पर ही हुई हैं। एक और बात, क्या कोई न्यूनतम उम्र भी है? नहीं, संविधान में जज बनने के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं बताई गई है, सिर्फ अनुभव की शर्तें हैं। ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए याद रखने वाला है। ठीक है। और शपथ? पद संभालने से पहले हर जज को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। वो संविधान के प्रति निष्ठा, संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने और बिना किसी डर या पक्षपात के काम करने की शपथ लेते हैं। उनके वेतन, भत्ते वगैरह कौन तय करता है? ये सब संसद कानून बनाकर तय करती है। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि नियुक्ति होने के बाद जज के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में कोई ऐसी कमी नहीं की जा सकती जिससे उन्हें नुकसान हो। अच्छा, ये उनकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। सिवाय वित्तीय आपातकाल के, तब शायद कटौती हो सकती है।
वैसे उन्हें अच्छी सैलरी और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं और रिटायरमेंट के बाद अपनी आखिरी सैलरी की 50% मासिक पेंशन भी। कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर? देखिए, संविधान में कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, जैसे 5 साल या 10 साल, लेकिन 3 बातें तय हैं। क्या? एक, वो 65 साल की उम्र तक पद पर बने रहते हैं। दूसरा, वो चाहें तो राष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। और तीसरा, उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत सख्त है। हाँ, वो हटाने की प्रक्रिया, जिसे आम भाषा में महाभियोग या इम्पीचमेंट कह देते हैं, ये कैसे होती है? हाँ, हालांकि संविधान में इम्पीचमेंट शब्द जजों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये राष्ट्रपति के लिए है। जजों के लिए रिमूवल शब्द है। अच्छा, रिमूवल। तो ये प्रक्रिया क्या है? ये काफी मुश्किल प्रक्रिया है, ताकि जजों की स्वतंत्रता बनी रहे। राष्ट्रपति के आदेश से ही जज को हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा आदेश तभी जारी होगा जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उसी सत्र में अलग-अलग विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करें। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये काफी बड़ा बहुमत होता है। और हटाने के आधार क्या है, ग्राउंड्स? सिर्फ 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या अक्षमता, इनकैपेसिटी। मतलब या तो उनका कोई गलत आचरण साबित हो जाए या वो काम करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो। इस प्रक्रिया को लेकर कोई कानून भी है? हाँ, इसके लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, जो पूरी प्रक्रिया बताता है। संक्षेप में क्या है वो प्रक्रिया? संक्षेप में ये है कि पहले प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों के दस्तखत चाहिए। फिर स्पीकर या चेयरमैन उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अच्छा। अगर स्वीकार हो जाए तो 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज और एक विधिवेत्ता होते हैं। वो आरोपों की जांच करती है। और अगर समिति दोषी पाती है तो? अगर समिति जज को दोषी पाती है, तब जाकर वो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए आता है। फिर दोनों सदन उसे विशेष बहुमत से पास करते हैं और तब राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। ये तो वाकई बहुत लंबी और कठिन प्रक्रिया है। हाँ, इसीलिए आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। एक मामला जस्टिस वी रामास्वामी का आया था 1990s में। जांच समिति ने दोषी भी पाया था। हाँ, लेकिन वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। हाँ, क्योंकि उस समय की सत्ताधारी पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है। कभी-कभी एक्टिंग जज, एडहॉक जज, रिटायर्ड जज भी नियुक्त होते हैं। वो क्या है? हाँ, कुछ खास परिस्थितियों के लिए ये व्यवस्थाएं हैं। जैसे अगर सीजेआई का पद खाली है या वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज को एक्टिंग सीजेआई नियुक्त कर सकते हैं। और एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश, अगर कभी सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा ना हो रहा हो, मतलब किसी सुनवाई के लिए जजों की न्यूनतम संख्या कम पड़ रही हो, तो सीजेआई राष्ट्रपति की मंजूरी और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद किसी हाई कोर्ट के जज को अस्थायी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज नियुक्त कर सकते हैं, बशर्त ये है कि उस जज में एससी जज बनने की योग्यता हो। अच्छा, और रिटायर्ड जज? हाँ, सीजेआई चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और उस रिटायर्ड जज की सहमति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से भी अस्थायी समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। ये सब इसलिए ताकि कोर्ट का काम न रुके। बिल्कुल। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सीट और प्रक्रिया की। संविधान तो दिल्ली को सीट बताता है। हाँ, संविधान दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट की मुख्य पीठ, प्रिंसिपल सीट घोषित करता है, लेकिन साथ ही ये सीजेआई को अधिकार देता है कि वो राष्ट्रपति की मंजूरी से दिल्ली के अलावा कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट की बैठकें आयोजित करने के लिए जगह तय कर सकते हैं। क्या ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ये प्रावधान वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। और आज तक दिल्ली के बाहर कोई स्थायी पीठ स्थापित नहीं हुई है। हालांकि कुछ बेंचों ने शायद कभी बाहर सुनवाई की हो, लेकिन कोई कोर्ट सीजेआई या राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता कि कहीं और पीठ बनाओ। और कोर्ट की कार्यवाही के नियम कौन तय करता है, प्रोसीजर? सुप्रीम कोर्ट खुद राष्ट्रपति की मंजूरी से अपने कामकाज की नियम बना सकता है। एक जरूरी नियम ये है कि जो मामले संविधान की व्याख्या से जुड़े हैं या जो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने सलाह के लिए भेजे हैं,
उनका फैसला कम से कम 5 जजों की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करती है। अच्छा, कम से कम 5 जज? हाँ, बाकी दूसरे मामले आमतौर पर सिंगल जज या 2-3 जजों की डिवीजन बेंच सुनती है। फैसले खुले कोर्ट में बहुमत से होते हैं, लेकिन अगर कोई जज सहमत नहीं है तो वो अपना अलग मत, डिसेंटिंग ओपिनियन, दे सकता है। ठीक है। अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने इसकी भूमिका देखी, ये कितनी अहम है। तो संविधान इसकी आज़ादी कैसे सुनिश्चित करता है? ये बहुत ही अहम सवाल है और सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण। संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए कि सुप्रीम कोर्ट बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर सके। क्या है वो प्रावधान? कई हैं, जैसे पहला तो नियुक्ति का तरीका ही है। कोलेजियम सिस्टम, चाहे उस पर बहस हो, लेकिन उसका एक उद्देश्य कार्यपालिका के सीधे दखल को कम करना है। ठीक है। दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जजों को हटाना बहुत मुश्किल है, जैसा हमने देखा। वो राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर नहीं है, इससे वो बिना डर के फैसले दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, निश्चित सेवा शर्तें। सैलरी, भत्ते संसद तय करती हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद उनमें कटौती नहीं हो सकती, वित्तीय आपातकाल छोड़कर। उनके खर्चे भी सीधे संचित निधि से होते हैं? हाँ, ये चौथा पॉइंट है। जजों की सैलरी, पेंशन, कोर्ट का प्रशासनिक खर्च सब भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। मतलब इस पर संसद में वोटिंग नहीं होती, सिर्फ चर्चा हो सकती है। इससे वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। और उनके काम पर संसद में बहस भी नहीं हो सकती? ये पांचवा पॉइंट है। जज अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसा आचरण कर रहे हैं, इस पर संसद या विधानसभा में बहस नहीं हो सकती, सिवाय तब जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। अच्छा। छठा, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद भारत में किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। इससे क्या सुनिश्चित होता है? कि वो जज रहते हुए भविष्य में किसी लाभ की उम्मीद से फैसले ना दें। ठीक। और सातवां, अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अगर कोई कोर्ट की मानहानि करता है तो एससी उसे सजा दे सकता है। ये कोर्ट के अधिकार और सम्मान के लिए जरूरी है। हाँ, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला अक्सर खबरों में रहता है। बिल्कुल। आठवां, कोर्ट को अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है। सीजेआई बिना कार्यपालिका के दखल के अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं। नौवां, उसके अधिकार क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता। संसद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां घटा नहीं सकती, हाँ बढ़ा जरूर सकती है। और आखिरी 10वां, कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाएगा। ये सारे प्रावधान मिलकर सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। वाकई ये बहुत मजबूत सुरक्षा कवच हैं। अब आते हैं इसकी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स पर। कहा जाता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली कोर्ट्स में से एक है। हाँ, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने भी यही कहा था। और इसकी वजह है इसका बहुत ही व्यापक और विविध क्षेत्राधिकार। तो क्या-क्या हैं वो क्षेत्राधिकार? इन्हें हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अनुच्छेद 131 के तहत। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का वो अधिकार है जहां वो कुछ मामलों की सुनवाई सीधे पहली बार में ही करता है, अपील के जरिए नहीं, खासकर संघीय मामलों में। जैसे केंद्र सरकार और एक या ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हों और बाकी राज्य दूसरी तरफ, या दो से ज्यादा राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद हो। अच्छा, मतलब फेडरल डिस्प्यूट्स। हाँ, और ये क्षेत्राधिकार एक्सक्लूसिव भी है। मतलब ऐसे मामले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, कोई और कोर्ट नहीं। शर्त यह है कि विवाद कानून या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर हो जिससे कोई कानूनी अधिकार जुड़ा हो, राजनीतिक झगड़े नहीं। ठीक है। दूसरा क्षेत्राधिकार? दूसरा है रिट क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, मौलिक अधिकारों वाला। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और रक्षक है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है
तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट रिट जारी कर सकता है? हाँ, 5 तरह की रिट्स: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार पृच्छा, को वारंटो और उत्प्रेषण, सेटुरोरी। ये रिट्स मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हैं। ये अधिकार भी ओरिजिनल है? हाँ, क्योंकि पीड़ित सीधे एससी जा सकता है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट्स भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। बल्कि हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन थोड़ा ज्यादा व्यापक है, वो अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा? तीसरा है अपीलीय शिक्षाधिकार, अपेलेट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट अपील सुनने वाली देश की सबसे बड़ी अदालत है। किस तरह की अपील? ये हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। ये अपील संवैधानिक मामलों में हो सकती है, जहां संविधान की व्याख्या का सवाल हो। हाँ, या दीवानी मामलों में हो सकती है, जहां कानून का कोई बड़ा सवाल हो, या फिर आपराधिक मामलों में हो सकती है, खासकर गंभीर मामलों में, जहां हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलटकर मौत की सजा दी हो या निचली अदालत से केस लेकर मौत की सजा दी हो। तो कई तरह के मामलों में अपील सुनी जाती है। हाँ, और एक और खास तरह की अपील है विशेष अनुमति द्वारा अपील, अनुच्छेद 136 के तहत। स्पेशल लीव पिटिशन जिसे कहते हैं। हाँ, वही। ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही खास और व्यापक शक्ति है। कोर्ट अपनी मर्जी से देश के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, सिवाय मिलिट्री कोर्ट के किसी भी फैसले, डिक्री, आदेश या सजा के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है। किसी भी फैसले के खिलाफ? हाँ, चाहे वो अंतिम फैसला हो या बीच का कोई आदेश। ये कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है, अधिकार नहीं। कोर्ट इसे बहुत सोच समझकर असाधारण मामलों में ही इस्तेमाल करता है ताकि न्याय हो सके। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। और कौन सा क्षेत्राधिकार है? चौथा है सलाहकार क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 143। इसमें क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति 2 तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह या राय मांग सकते हैं। पहला, अगर कानून या तथ्य का कोई ऐसा सवाल उठ गया है या उठने वाला है जो सार्वजनिक महत्व का है। और दूसरा? दूसरा, अगर संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते वगैरह से कोई विवाद उठा है। तो क्या कोर्ट को सलाह देनी ही पड़ती है? पहले मामले में कोर्ट सलाह दे भी सकता है, मना भी कर सकता है। लेकिन दूसरे मामले में, यानी पुरानी संधि वाले मामले में, कोर्ट को सलाह देनी ही होती है। और क्या ये सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं, दोनों ही मामलों में ये सिर्फ सलाह होती है, कोई न्यायिक फैसला नहीं। राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे बेरुबारी यूनियन केस में राय मांगी गई थी। ठीक है। पांचवा? अभिलेख न्यायालय, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अनुच्छेद 129। इसके 2 मतलब हैं। क्या? रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं, जिनका सबूत के तौर पर महत्व होता है। उन्हें कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती और वो निचली अदालतों के लिए मिसाल बन जाते हैं। और दूसरा मतलब? दूसरा, कोर्ट अपनी या किसी भी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा दे सकता है। ये उसकी गरिमा और अधिकार बनाए रखने के लिए है। अच्छा, और जुडिशियल रिव्यू? हाँ, ये छठी और बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के कानूनों और कार्यकारी आदेशों की जांच कर सकता है कि वो संविधान के अनुसार हैं या नहीं। और अगर नहीं है तो? अगर वो संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, अल्ट्रा वायरस, तो कोर्ट उन्हें अवैध, असंवैधानिक और शून्य, नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। ये शक्ति संविधान का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। 7वीं शक्ति? संवैधानिक व्याख्या, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याता है। संविधान के प्रावधानों का क्या मतलब है, ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। और भी कुछ शक्तियां हैं? हाँ, कई और हैं। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का फैसला करना, ये उसका मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार है। यूपीएससी के सदस्यों के बारे में भी कुछ है? हाँ, अगर राष्ट्रपति कहें तो वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों के आचरण की जांच कर सकता है और अगर दोषी पाए जाएं तो उन्हें हटाने की सिफारिश कर सकता है, जो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। अपने फैसलों की समीक्षा भी कर सकता है? हाँ, कोर्ट अपने ही दिए फैसलों या आदेशों की समीक्षा रिव्यू कर सकता है। ये खुद को सुधारने का एक तरीका है। जैसे केशवानंद भारती केस में गोलकनाथ केस के फैसले को बदला गया। और केस ट्रांसफर? हाँ,
वो हाई कोर्ट में चल रहे मामलों को अपने पास मंगा सकता है या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर कर सकता है। और उसका कानून सब पर लागू होता है? बिल्कुल। अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। वो सभी अदालतों और ट्राइब्यूनल्स का अधीक्षण भी करता है। वाकई ये तो शक्तियों का एक विशाल दायरा है। अच्छा, अंत में ये भी बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कौन-कौन वकील प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह के अधिवक्ता होते हैं। एक होते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता यानी सीनियर एडवोकेट्स, जिन्हें कोर्ट उनकी काबिलियत और अनुभव देखकर ये पदवी देता है। दूसरे होते हैं अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड या AOR। ये बहुत खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल करने या वकालतनामा दाखिल करने का अधिकार सिर्फ AOR को ही होता है। अच्छा, फाइलिंग सिर्फ AOR कर सकते हैं। हाँ, और तीसरे होते हैं अन्य अधिवक्ता, जो किसी भी राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है। वो किसी AOR के माध्यम से केस में बहस कर सकते हैं, लेकिन सीधे फाइल नहीं कर सकते। समझ गया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट हमारी एकीकृत न्यायपालिका का शिखर है। जजों की नियुक्ति की एक अपनी प्रक्रिया है, कोलिजियम सिस्टम, और इसके पास संविधान की व्याख्या करने, कानूनों की समीक्षा करने और सबसे बढ़कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की बहुत बड़ी शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अदालत नहीं है, बल्कि हमारे संविधान का संरक्षक है, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए, खासकर सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए? इसका मतलब है कि भारत में कानून का राज, रूल ऑफ लॉ और एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट का होना बहुत जरूरी है। इसकी भूमिका ये देखना है कि सरकारें संविधान के दायरे में रहें और हर नागरिक को न्याय मिले। ये कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर एक जरूरी अंकुश है। और अंत में एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे समाज बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, क्या लगता है आपको भविष्य में डेटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज जैसे नए मुद्दे सुप्रीम कोर्ट की पारंपरिक भूमिका और संवैधानिक व्याख्याओं के सामने किस तरह की चुनौतियां पेश करेंगे? ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। निश्चित रूप से ये नए मुद्दे नई चुनौतियां लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या इन नए संदर्भों में करनी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।